Hello, my friends. Today we are going to see a very interesting topic, and this is the part 5 of the section of the series that is related with the geography. हमने ज्योग्राफी के सीरीज को स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, और आज हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट को भी देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सा पोर्शन लाई करता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फिर हम लोग देखेंगे वेरियस अदर कंसेप्ट को जो कि रिलेटेड है ज्योग्राफी से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसे पेन और कॉपी के साथ नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स कि अर्थ के इंटीरियर में जानने के लिए हमको क्यों ही जरूरत पड़ा। यह हमें इसका कारण ही क्या है जिसके कारण हमें अर्थ का इंटीरियर आज पढ़ना पड़े, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर के कारण ही हम लोग को पता चल पाया कि अर्थ क्यों कहाँ से रिलीज होता है। अर्थ के इंटीरियर के कारण ही पता चल पाया कि यहाँ की मिट्टी ऐसी कैसी है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ को पोल अर्थ के टॉप ऑफ द पोर्शन और बॉटम ऑफ द पोर्शन में देखा जाता है। ये ऐसा कैसे पता चला? ये हमारे अर्थ के इंटीरियर कंसेप्ट को ही देख करके पता चला है। तो इसी कारण से अर्थ का इंटीरियर जो होता है उसमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, कितने मेटल्स हैं, यानी कि गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, क्या क्या मटेरियल आपको मिलता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करके ही समझते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू अस। चलिए हम लोग समझते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब कि क्या क्या इसका स्रोत रहा है, क्या क्या इसका स्रोत है। स्रोत यानी हुआ या स्रोत सोर्स यानी हुआ कि कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट निकला हुआ है। चलिए हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पे सोर्स बताया गया है वो है डायरेक्ट सोर्स, फिर है आपका इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स जो कि नाम ही डिफाइन करता है कि ये कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, मतलब कि इसमें ज्यादा जो भी सोर्स है वो सभी डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। इसे ढूंढने के लिए हमें ज्यादा परेशानी के देखना नहीं पड़ा होगा, ये डायरेक्टली हमें पता चल गए होंगे। जैसे कि सबसे पहला सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें माइनिंग एंड ड्रिलिंग। एग्जांपल के लिए अगर ये लैंड है, ठीक है, सिंपल सा लैंड, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने माइनिंग स्टार्ट की। माइनिंग यानी होता है, इसे हिंदी में कहते हैं खनन। क्या कहते हैं? खनन। माइनिंग स्टार्ट किया हमने, यहाँ पर क्या हुआ, एक गड्ढा हुआ, फिर नीचे गड्ढा है, फिर इसी का डीप डाउन जितना हो सकता है गड्ढा करे किए, और वहां से फिर हमने मिनरल्स को निकालना है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। इस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने से हमें पता चला कि और कितना ज्यादा टेम्परेचर है, या फिर टेम्परेचर में फर्क होने से किस किस तरह के मिनरल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ड्रिलिंग का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली जैसे मशीन लिया और हमने खोद दिया, डायरेक्ट हमने डिग आउट कर दिया इसे, और इसे मशीन के थ्रू मतलब एक जैसे कि ड्रिलिंग से ही, ड्रिलिंग मशीन आपने देखा होगा प्लम्बर्स लोग ज्यादातर यूज करते हैं, तो उसी तरह से ड्रिलिंग मशीन का भी यूज होता है अर्थ के बॉटम ऑफ द सरफेस में, ताकि हमें डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट आपका इफेक्ट है वोल्केनिज्म। नेक्स्ट इफेक्ट है स्टूडेंट वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म का मतलब जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वोल्केनो से रिलेटेड होगा, यानी जितना भी वोल्केनिक एक्टिविटी हमारे अर्थ के ऊपर देखी जाती है या फिर अर्थ के अंडर द सरफेस में रिजेक्ट होती है, वो सभी चीजें जो है वो वोल्केनिज्म के डायरेक्ट सोर्सेज के रिलेटेड में आएगी, जिससे हम लोग अर्थ के नीचे सतह के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं इसे एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ लैंड है, लैंड के नीचे में क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, बट यहाँ पर एक कंडीशन आपका, यहाँ पर एक कंडीशन लगता है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर का। ऐसा कौन सा कंडीशन है? जब जो टेम्परेचर है वो अगर आप इसे मेजर करना चाहें अंडर द कोर, इनर कोर में, यानी कि अगर अर्थ का ये स्ट्रक्चर है इनर अर्थ का, तो इस वाले पोर्शन पे जो है वो टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा और प्रेशर भी आपका हाई हो जाएगा। टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर भी हाई, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो लो है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आपका बॉयकॉट हो जाता है, हट जाता है ये लो, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अर्थ का पोर्शन जो है वो एस्थेनोस्फीयर में भी रिलेटेड। एस्थेनोस्फीयर एक ऐसा लेयर है जिसमें मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा होने से क्या होता है, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट से
जितना भी गैसेस है वो ऊपर आ रही है। ऊपर आने से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट का मतलब मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में समझाऊंगी कि मैंने यहाँ पे प्लेट का वर्ड का यूज क्यों किया है। जैसे हर एक जो लैंडमास है वो एक एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से मिल करके बना है। जैसे इंडिया का जो लैंडमास है वो इंडो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीकन प्लेट का ही मिल करके बना हुआ प्लेट आपका रीजन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है कि मैग्मा एस्थेनोस्फीयर वाला जो रीजन है वो इंडियन, अगर एग्जांपल के लिए लैंडमास के बॉटम ऑफ द सरफेस में होगा तो फिर यहाँ से क्या होगी, कन्वेक्शनल करंट राइज होगी। कन्वेक्शनल करंट के राइज होने से क्या होगा, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द सरफेस है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, प्लेट्स का ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, यहाँ पर लावा जो है वो इजेक्ट करेगी। मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिएगा तो फिर ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि अगर कभी भी एस्थेनोस्फीयर में ये वोल्केनिज्म हो तो उसे कहेंगे मैग्मा। क्या कहेंगे, मैग्मा। और कभी भी मैग्मा जो है वो अब द सरफेस यानी एटमॉस्फेयर को टच कर दे, ऊपर वाले सरफेस में आ जाए अबव द सरफेस, तो उसे कहेंगे लावा। इसे मैंने एक ट्रिक के साथ याद कराया था कि मैं पहले माँ आती है फिर उनका प्यार आता है। पहले माँ होगी तभी तो उनका प्यार मिलेगा ना, माँ के होने से प्यार मिलता है। तो मैग्मा और लावा, मैग्मा से माँ और लावा से लव, ठीक है, माँ का लव, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लियर माय पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं सरफेस रोक। सरफेस रोक से भी हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल के लिए गुजरात वाला रीजन जो है स्टूडेंट, वो बताया जाता है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वोल्केनिक लावा जो है, वोल्केनिक लावा से बनी हुई जो सॉइल है वो ज्यादा अवेलेबल है। क्यों ऐसा है, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ था जैसे कि यहाँ पर आपका अफ्रीका वाला रीजन है ना, इस अफ्रीका का ही पोर्शन टूट करके आपका और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी ये वाला प्लेट हुआ, फिर आपका यूरोपियन प्लेट बना, इसे से इजेक्ट होकर के बना। तो यहाँ पर एक समय के बाद क्या हो रहा था कि जो भी इंडिया का मूवमेंट है वो रीयूनियन हॉट स्पॉट से टकराया, जिस कारण से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वहाँ पर इंडिया का जो फॉर्मेशन है सदर्न रीजन वाला, वहाँ पे वॉल्केनिक लावा देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक लावा से बना हुआ सॉइल, जिसे कहते हैं इग्निशियस रॉक। क्या कहते हैं, इग्निशियस रॉक, इग्निशियस चट्टान है। इसे इग्निशियस चट्टान को जो है वो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक क्यों, क्योंकि वॉल्केनो के ठंडा होने से बना है। समय के साथ इरोजन होता गया जिससे जो चीजें हैं वो कन्वर्ट हो गई मिट्टी में, सॉइल में, और इसी सॉइल का यूज करके हम यहाँ पे कपास की खेती या फिर कॉटन का कल्टीवेशन हम लोग कर पाते हैं। यानी इस कारण से महाराष्ट्र वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन बहुत ज्यादा हाईली इसमें कॉटन कल्टीवेशन के लिए सुटेबल माना जाता है। तो यानी कि क्या हुआ, हम लोग को ये कैसे पता चल पाया, डायरेक्ट सोर्सेस से पता चल पाया। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली हमने क्या किया, उस सोइल का यूज किया और वहां पे देखा कि वहां पे किस तरह की मिट्टी अवेलेबल है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे वोल्केनिज्म हुआ होगा, तभी वोल्केनिक रॉक वाला यानी इग्निशियस रॉक यहाँ पर पाए गए। कहीं दूर पर जाइएगा तो वहां पे एलुवियल सॉइल मिलेगा। क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसे होता है कि नदी के द्वारा बहाए गए लाए गए मिट्टी के कारण एलुवियल सॉइल बनता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, आपको पता चला कि इग्निशियस रॉक जो है, इग्निशियस रॉक कन्वर्ट हो जा रहा है सेडिमेंट्री में। तो सेडिमेंट्री से भी हमें पता चल पाया कि कहीं ना कहीं इरोजनल प्रोसेस से इग्निशियस रॉक का ही कहीं ना कहीं इग्निशियस रॉक पेरेंट फॉर्म है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का, और सेडिमेंट्री रॉक भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ये सब सभी चीजें हमें कैसे पता चल पाया, क्योंकि हमें डायरेक्ट सोर्स का यूज किया था, डायरेक्ट सोर्सेज का इस्तेमाल करके हमने सरफेस रॉक का स्टडी किया और स्टडी करने से हमें पता चल पाया कि किस किस तरह के मटेरियल जो है वो इसमें मिल सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। चलिए अब हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज को। डायरेक्ट सोर्सेज को तो हमने समझ लिया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए वो कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। डायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स है स्टूडेंट, मीटियोराइट। कल मैंने आपको मीटियोराइट के बारे में बताया था। अगर आप सभी ने उस चीज को पढ़ा है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मीटियोराइट में क्या होता है कि मीटियोराइट के कारण भी हम लोग समझ पाते हैं कि किस किस तरह के एलिमेंट से मिल करके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है।
या फिर अर्थ के बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेटेरोइड का स्टडी कर सकते हैं, जिसमें वेरियस लेबोरेटरी का यूज करके वेरियस साइंटिस्ट ने उसमें रिसर्च करके ये पता लगाया है कि वेरियस चीज किस किस तरह के और भी मटेरियल जो है वो अर्थ में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ कि आप सभी को पता है कि अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, कोई काम कर पा रहा है, कोई कहीं चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। ये सभी चीजें क्या है, एक दूसरे को बाइंड करके रखती है। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जो है हम लोग का कभी भी जो लैग है वो सरफेस पे टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिस कारण से वो हमें एक कोऑर्डिनेशन वे में नहीं रख पाएगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ही आज हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप स्पेस में जाइएगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है, हम लोग जो है वो फ्लाई करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। यानी अर्थ का भी खुद चुंबक के कुछ बल होता है, जिस कारण से हम लोग को पता चल पाता है कि इनडायरेक्ट सोर्सेस में किस तरह के इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा होगा कि अगर एग्जाम्पल के लिए अर्थ का जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो अपने आप में ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड आपका बना रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड में बनाने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर और किस किस तरह से हो सकता है। हमें तो ये पता चल गया ना कि वो बीच में इंक्लाइन नहीं कर रहा। अगर ये चाहता अगर ये लाइन चाहता तो यहाँ भी इंक्लाइन कर सकता था, बट ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसमें ये पता चला कि अर्थ का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो जो है वो बॉटम वाला पोर्शन से टच हो रहा है, बिकॉज ऑफ द आयरन अवेलेबिलिटी ऑन द पोल साइड। वहां पे आयरन का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस कारण से जो है वो उसमें ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम लोग समझते हैं सिस्मिक नॉलेज को। सिस्मिक नॉलेज का मतलब यहाँ पर है कि सिस्मिक वेव्स या फिर सिस्मिक जितनी भी एनर्जी है होती है जिससे हम लोग अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं, वो सब चीजों के बारे में। चलिए मैं बताता हूँ एक एक करके आपको। सबसे पहले सिस्मिक नॉलेज में का मतलब हुआ कि इसमें कौन कौन सा सिस्मिक एनर्जी जो है वो इजेक्ट कर रहा है, सिस्मिक एनर्जी इजेक्ट हो रहा है। सिस्मिक एनर्जी में बहुत सारे वेव्स होते हैं। जैसे वेव्स मतलब समझिए आप, जैसे ये पानी है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी पूल है, अगर आपने यहाँ पर एक पत्थर मारा, एक पत्थर पानी में फेंका तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका ऐसे 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 आप देखिएगा वेव्स के फॉर्म में बनते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यही आपका है। और ये दो वेव के बीच का लेंथ को ही हम लोग कहते हैं वेव लेंथ, जिसे हम लोग लैम्डा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट। तो इसी तरह हम लोग वेवलेंथ में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को देख सकते हैं, जिसमें मेनली जो है वो दो तरह के वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला वेव जो है सिस्मिक एनर्जी में अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं बॉडी वेव्स। क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स। फिर कहते हैं नेक्स्ट वाले को सरफेस वेव। ये फर्दर क्लासिफिकेशन होता है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी। I hope you got understand that what are the direct sources and indirect sources related with the study of interior of the earth। चलिए हम लोग समझते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अब हमें पता चल गया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में किस किस तरह के प्रोसेस है उसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में केमिकल है एक, और एक आपका क्या है, मैकेनिकल। एक है केमिकल और एक है मैकेनिकल। केमिकल का मतलब हुआ कि जिसमें रिएक्शंस के थ्रू बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। मैकेनिकल में क्या हुआ कि जिसे हम लोग टच कर सकते हैं या फिर जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं इन द मैकेनिकल वे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ बताया गया है क्रस्ट के बारे में। क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद सेकंड पॉइंट है आपका मेंटल, थर्ड है आपका कोर। एक एक करके इसे हम लोग समझते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म। क्रस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रस्ट में जो है वो मेनली क्रस्ट का जो पोर्शन है वो सीमा से मिलके बना है। किससे? सीमा से। यह कोई लड़की का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, ये बस हमें एक याद करने का एक ट्रिक के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। सेकंड में जो है वो आपको कहेंगे सियाल। ये सियाल से मिलके बना है। किससे मिलके? सियाल से। नेक्स्ट क्या है? कोर। कोर जो है वो नीफे से मिलके बना है। किससे? नीफे। नीफे से मिलकर के ये आपका बना है। सीमा से क्या मतलब है? यहाँ पे सीमा से मतलब है स्टूडेंट सिलिकॉन और
मैग्नीशियम को, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सियाल से क्या मतलब है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। नीफे से क्या मतलब है आपको अगले स्लाइड में मैं बताती हूँ। नीफे से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? निकल और आयरन। मतलब कि जितना भी प्रोसेस है ये सभी चीजों को केमिकली रिएक्शन फॉर्म में देखने का इंटरनल स्ट्रक्चर में वो इन सभी एलिमेंट से मिलकर के बना है। क्रस्ट जो है वो सीमा से मिलकर बना है, मेंटल जो है सियाल से मिलकर बना है, इसका कुछ पोर्शन सीमा का भी है, और नीफे जो है वो कोर वाला पोर्शन है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आयरन के होने से ही मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। मैकेनिकल फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है लिथोस्फीयर के बारे में, है ना। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, एस्थेनोस्फीयर के बारे में, मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर। चलिए हम लोग समझते हैं इसे एक डायग्राम के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये अर्थ का इंटीरियर वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे कि आपने जब भी कभी भी पिज्जा खाया होगा तो पिज्जा का एक स्लाइस जैसा होता है ना, उसी स्लाइस को जस्ट आप माइंड में रखिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहला जो वाला पोर्शन है उसे कहते हैं हम लोग क्रस्ट, जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में है मेंटल और फिर है कोर, ठीक है। इसमें ही अगर हम लोग ये सभी स्फीयर को अगर हम लोग लोकेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जहां अगर लैंड सरफेस है और जहां पर ओशियन है, ओशियन और लैंड सरफेस, जैसे ये आपका लैंड है और ये आपका ओशियन है ना, ये आपका लैंड है और ये आपका ओशियन। ये दोनों सरफेस जो होता है इसे ही हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये जो होता है 0 से 18 किलोमीटर तक हो सकता है, 0 से 18 किलोमीटर तक। फिर आपका यहाँ पर जो है पोर्शन, ये कोर वाला क्रस्ट वाला पोर्शन है। फिर इसी में आपका ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है, इसे मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट क्या है, मेंटल वाला पोर्शन, यानी पूरा क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और अपर मेंटल से लेकर के लोअर मेंटल जहां पर मैग्मा है वहां पर हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर, जहां पर मैग्मा लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मैग्मा। मेसोस्फीयर क्या होता है आपका? लोअर मेंटल से लेकर के आउटर कोर तक का पोर्शन क्या है? मेसोस्फीयर। और सबसे लास्ट में जो बच जाता है वो आपका बेरियोस्फीयर, यानी इनर कोर वाला पोर्शन। ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये 6371 किलोमीटर तक की दूरी तक का हो सकता है, यानी 6370 किलोमीटर तक की दूरी अप्रोक्स ये कवर करता है। चलिए हम लोग समझते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि एक जो है वो इनर पोर्शन ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ को बनाया गया। इसमें क्या है, सबसे पहले सॉलिड क्रस्ट जो आता है, सॉलिड क्रस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में भी बताएंगे। फिर यहाँ पर क्या है आपका? ओशनिक क्रस्ट। क्या है? ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के नीचे में क्या आपका आता है? अपर मेंटल, जिसमें आपका सेमी सॉलिड पोर्शन है। सेमी सॉलिड बोलने से मतलब है, यहाँ पे सेमी सॉलिड बोलने से मतलब है कि ये आपका एस्थेनोस्फीयर वाला रीजन होगा। फिर है लोअर मेंटल, फिर है आउटर कोर। क्या है? आउटर कोर। आउटर कोर के भी नीचे वाला पोर्शन में आपका इनर कोर आएगा। इनर कोर जो है वो सॉलिड पोर्शन में होता है। इनर कोर कैसा है? सॉलिड। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर हाई है और प्रेशर भी हाई हो जाता है। कब? एक पॉइंट पे, जब वो इनर कोर पे आप उसको क्लासिफाई करें। ऐसा कैसे है समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर मैंने रखा, जैसे एग्जांपल के लिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने अपने हाथ पे रखा, फिर इसे मैंने अपने हाथ पे रखा, फिर कोई चीज को मैंने हाथ पे रखा, तो मेरे इस बेस का जो वजन है वो बढ़ रहा है कि नहीं? इस बेस का वजन बढ़ रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, चीजें रखते जा रहे हैं, तो इसका वजन जो है बढ़ रहा है। यानी इसका प्रेशर, मेरे हाथ सेकंड हैंड का प्रेशर, मेरे इस बॉक्स का प्रेशर इस मेरे फर्स्ट हैंड पे लग रहा है। इस कारण से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि क्रस्ट का पोर्शन का जितना भी वेट है, अप मेंटल का, अपर मेंटल का, लोअर मेंटल का, आउटर कोर का जितना भी वेट है वो इनर कोर पे लग रहा है, जिससे क्या होता है उसका प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कि वो बॉटम ऑफ द सरफेस में सबसे हाई देखने को मिलेगा। इस कारण से ही कन्वेक्शनल करंट जो है वो फ्लो करती है स्टूडेंट्स।
आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आउटर कोर में फिर क्या है, लिक्विड है, और इनर कोर आपका सॉलिड। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्रस्ट वाला पोर्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि ओशनिक क्रस्ट होता है, फिर आपका एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट में जो होता है वो थिनर होता है। अब एक बात समझिए कि ओशनिक क्रस्ट में ज्यादा कोई अगर अब सरफेस है तो उसमें ज्यादा स्ट्रांगनेस होगा या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में? ऑब्वियस बात है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। ओशनिक क्रस्ट हमेशा थिनर होता है। कोई भी चीज अगर जैसे कि अगर कोई भी चीज है, जैसे एग्जांपल के लिए ये इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी मोटाई कम है, तो कोई भी चीज अगर आपस में आएगी तो जिसका मोटाई कम है वो इसके नीचे सब्जुगेट हो जाएगा। क्या होगा? सब्जुगेट हो जाएगा। यानी कि ये जो अगर ये कन्वर्ज करेगी, यानी कन्वर्ज का मतलब वो जब ये कोई चीजें आपस में मिलती है, कन्वर्ज करिए, तो जिसका थिनर प्लेट है वो आपका थिकर प्लेट के नीचे सब्जुगेट हो जाएगा, आपके नीचे वो चला जाएगा। यानी ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कभी भी बात आए तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो सब्जुगेट हो जाती है किसके? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे। आई होप यू गॉट क्लियर दिस वन। और ओशनिक क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेन चीज है कि ये किससे मिलके बना है? सीमा से। ओशनिक क्रस्ट सीमा से मिलके बना, यानी मैग्नीशियम सियाल और सियाल जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलके बना है। ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी जो है वो 3.0 ग्राम या फिर 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी जो है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो ओशनिक क्रस्ट की हाई है, जिस कारण से वो सब्जुगेट हो जाता है, वो आपका अंदर चला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। और इसका जो रॉक है वो बेसाल्टिक नेचर का है, और इसका जो रॉक है वो ग्रेनाइट नेचर का है। इसे हम लोग एक ट्रिक के साथ याद करते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं ना कि ओशियन को बोल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ओशन से, वे कह रहे हैं ओशियन बस, ओशियन बस। तो ओशियन बस से क्या हुआ? ओशियनिक और आपका बसाल्टिक, ओशियनिक और बसाल्टिक, ओशियन बस। कॉन्टिनेंट को बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ग्रेनाइट, कॉन्टिनेंट ग्रेनाइट। देखिए सुनने में सेम लग रहा है, कॉन्टिनेंट और ग्रेनाइटिक, कॉन्टिनेंट और ग्रेनेटिक, तो जो सुनने में सेम लगता है आपका, तो वो आपका उससे हो सकता है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉन्टिनेंट ग्रेनेड मत फोड़ो। ग्रेनेड का मतलब होता है बॉम्ब, ठीक है, ग्रेनेड मत फोड़ो, तो कॉन्टिनेंट ग्रेनेड। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। चलिए पहले समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा डिसकंटिन्यूटी से। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। इसका मतलब हुआ कि अगर कभी भी आपने पढ़ा होगा साइंस में रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, कभी भी एक मीडियम से कोई भी लाइट ट्रेवल करती है तो वो अनदर मीडियम में जाने के बाद कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाती है, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। मतलब कि अगर कोई भी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में अगर कोई भी लाइट को भेजे या फिर किसी भी एनर्जी को भेजे तो फिर क्या होगा? वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इसी तरह हम लोग जब जब भी, जैसे कि हमें पता कैसे चला कि कोर का वाला पोर्शन सबसे ज्यादा सॉलिड है या फिर एस्थेनोस्फीयर लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, कैसे पता चल पाया? हम लोग सेमी लिक्विड है कैसे पता चल पाया? क्योंकि हमने क्या किया कि सिस्मोग्राफ का यूज करके उसमें वेव को भेजा, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव और रिलीफ वेव, 4 तरह का वेव होता है, जिसके थ्रू हमें पता चल पाया कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव से पता चल पाया कि किस किस तरह से हम लोग को जो है वो बहुत सारे कंसेप्ट में लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर सेमी सॉलिड वाला पोर्शन है, वो उस तरह से पता चल पाया। जैसे कि अगर कोई सरफेस सॉलिड है और कोई सरफेस लिक्विड है, तो सॉलिड से सरफेस को जानने के बाद एक, जैसे ये कंटिन्यूअस चल रहा था तो ये डिसकंटिन्यू हो गया, है ना। कंटिन्यू चल रहा था, कंटिन्यू कोई भी चीज चल रहा है तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो आपका उसी तरह से मल्टीपल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बना है जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बताया गया। आज हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया स्टूडेंट। आने वाली वीडियो में मैं डिसकंटिन्यूटी के सारे प्रोसेस को समझाऊंगी फर्दर, और उसके नेम के साथ आपको विथ अ ट्रिक याद करवाऊंगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो में कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपके टॉपिक को इंक्रीज करेगा, और चाहे अगर आप चाहे तो इसे अपने पेन और पेपर के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।